हेलो बच्चों। दोस्तों, आज हमें इस सेशन में रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करना है। मैं बात कर रहा हूं बोर मॉडल की। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। रदरफोर्ड मॉडल के बाद बोर मॉडल को हमें अंडरस्टैंड करना है, सभी पोस्टुलेट्स को हमें अंडरस्टैंड करना है। उससे पहले बोर मॉडल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बोर मॉडल का बेस क्या है एंड नील बोर ने किन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हुए बोर मॉडल की नींव रखी, इसकी हमें सबसे पहले बात करनी है। बोर मॉडल बेस्ड है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर। किस पर बेस्ड है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर एंड क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स पर। इसमें हम इन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को भी यूज करेंगे। कोलंबिक फोर्स क्या है ये देखिए आपके सामने है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर। एंगुलर मोमेंटम m इंटू वी इंटू आर। इन फॉर्मूलाज को यूज किया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल this model is applicable for species containing single electron, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उन सभी स्पीसीज के लिए वैलिड होगा बोर मॉडल। कैसे वैलिड होगा, आइए इसकी पूरी माया को हम जाने। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें बात करनी होगी सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज की, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, बोरोन 4 प्लस एटसेट्रा। इन सभी में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में, एक हीलियम प्लस में, एक लिथियम 2 प्लस में, ऐसे ही बेरिलियम 3 प्लस, बोरोन 4 प्लस में भी एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आई होप इतना तो आपको पता होगा। यहां पर हीलियम में पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद एक ही तो रिमेनिंग होगा। ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये सभी सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज है। कैसे बोर मॉडल एप्लीकेबल है और बोर मॉडल क्या है, आइए इसकी पूरी माया को जाने इन पोस्टुलेट्स की हेल्प से। देखिए, बोर मॉडल कैसे एप्लीकेबल होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज के लिए। एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो क्यों बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा, और रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को कैसे दूर किया जाएगा, इसको हम तभी जान पाएंगे जब हम जान पाएंगे सभी पोस्टुलेट्स। तो आइए पोस्टुलेट नंबर 1 की बात करते हैं और ऐसे सभी स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें काफी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करनी है। जी हाँ, जो नील बोर ने की कैलकुलेशन, उन कैलकुलेशन को हमें भी अंडरस्टैंड करना है। पॉइंट नंबर 1 देखिए क्या है। इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन देयर आर क्लोज्ड सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। These paths have definite energy and are named as orbits, stationary states, allowed energy states और सेल्स तो बोल सकते ही हैं। देखिए, नील बोर का ये पोस्टुलेट नंबर 1 रदरफोर्ड मॉडल के पोस्टुलेट से कैसे डिफरेंट है। सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज की हमें बात करनी है। ये जो आप ऑर्बिट्स देख रहे हैं, क्लोज्ड सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, इसकी एनर्जी डेफिनेट होगी। ये नील बोर ने बताया, ये हमें मानना होगा। इसकी एनर्जी डेफिनेट होगी, फिक्स्ड होगी। और इससे जो रदरफोर्ड मॉडल की एक कमी थी कि एनर्जी रेडिएट होनी चाहिए जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। ईएम वेव की मैं उस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। अगर अट्रैक्टिव फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो ईएम वेव्स एमिट होनी चाहिए, और उसी ड्रॉबैक की वजह से रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ था। मेन ड्रॉबैक वही था, उसके अलावा और भी ड्रॉबैक्स की हमने बात की थी। उस ड्रॉबैक को यहां करेक्ट किया गया बोर मॉडल में। कैसे? नील बोर ने कहा, मान लीजिए जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसकी एनर्जी डेफिनेट है, फिक्स्ड है। उसको आप मान लीजिए स्टेशनरी एनर्जी स्टेट, डेफिनेट एनर्जी स्टेट, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लोगों ने कहा कैसे मान लें, पूरा हंगामा हो गया। नील बोर ने कहा ऐसा मानकर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देखिए,
आपको पूरा डेटा बिल्कुल फिट मिलेगा सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज के लिए। और नील बोर ने ऐसा प्रूव करते हुए काफी सारे साइंटिस्ट को दिखाया, तो नील बोर का नाम हुआ कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है, इनकी एनर्जी डेफिनेट है। और डेफिनेट एनर्जी है तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, डेफिनेट एनर्जी स्टेट बोल सकते हैं, अलाउड एनर्जी स्टेट बोल सकते हैं। जी हाँ, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई भी एनर्जी का अमाउंट यहां पर रेडिएट नहीं होना है, ये बात आप जान लीजिए। और ना ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, अगर ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, ना ही एनर्जी रेडिएट होगी ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और नील बोर ने बताया कि एटम के पास न्यूक्लियस है where all protons and neutrons are present. Size of nucleus is very small. It is present at center of atom. रदरफोर्ड की ये बात बिल्कुल सही है। नील बोर ने भी बताया कि रदरफोर्ड की बात बिल्कुल सही है। न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है, जहां पर कौन प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, अगर न्यूट्रॉन्स होंगे तो न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, जहां पर पूरा मास कंसंट्रेटेड होगा किसका, एटम का। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन होंगे, आप देख चुके हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आप पॉइंट नंबर 1 को अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो बारी है पॉइंट नंबर 2 की। रदरफोर्ड मॉडल के इस आइडिया को हमें आगे लेकर चलना है, और नील बोर ने कैसे इस आइडिया को यूज करते हुए मैथमेटिकल कैलकुलेशन की और बेहतरीन अंदाज में डिफरेंट रिजल्ट्स को एस्टेब्लिश किया। आइए पॉइंट नंबर 2 क्या है इसकी बात करें। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रॉन। देखिए ये एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स हैं, इनमें से किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। मान लेते हैं इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, कौन से ऑर्बिट में, इसी ऑर्बिट में मान लेते हैं। ये देखिए ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं, कौन सी फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। देखिए इस प्रकार से इस न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा होगा और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होगा। हमें तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्सेस की बात करनी है, क्यों इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर नहीं जाएगा, क्यों न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, इसकी हमें बात करनी है। देखिए अंदर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स है तो Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो किसने बैलेंस किया, सर्कुलर मोशन है तो देखिए इसको किसने बैलेंस किया, इसको बैलेंस किया mv²/r ने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने। और इस बेहतरीन अंदाज में Fe mv²/r के इक्वल है। ना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेगा ना ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ये क्या है, बैलेंस्ड है, दोनों इक्वल है। F इलेक्ट्रोस्टैटिक mv²/r के इक्वल है। और इसको कूलम्ब्स लॉ से ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, K इंटू Q1 इंटू Q2/r² इज इक्वल टू mv²/r। अब यहां पर देखिए Q1 Q2 क्या है, इसको और बेहतरीन अंदाज में अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो देखिए आगे चलते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, ये है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज ई कूलम है। मैग्नीट्यूड की हमें बात करनी है, साइन की बात की जाए तो -e कूलम होगा, नेगेटिव साइन होगा इसका, क्लियर है बात। और न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा, न्यूक्लियस का चार्ज अगर एटॉमिक नंबर Z है तो Z प्रोटॉन्स होंगे प्लस Ze कूलम होगा, इतना कूलम न्यूक्लियस का चार्ज होगा एंड E कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, E कूलम होगा। मैंने केवल मैग्नीट्यूड की बात की है और ये आप जानते हैं F इलेक्ट्रोस्टैटिक बैलेंस्ड होगी किससे, mv²/r से। ये बैलेंस्ड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r से। Fe इज इक्वल टू mv²/r और Fe क्या है, K इंटू Q1 इंटू Q2/r², ये आप जानते हैं। तो देखिए यहां से क्या मिलता है, Q1 Q2 को देखिए पुट किया जाए,
अगर Q1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, Q1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो कि E कूलम है, इसको ये पुट किया जाए, Q2 न्यूक्लियस का चार्ज है, इसको पुट किया जाए प्लस ZE। तो देखिए यहां से क्या मिलता है, K इंटू ZE रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर इज इक्वल टू mv स्क्वेयर बाय R। इसको हम बार बार यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, जल्दी से याद कीजिए इसको। अगर आप इसको याद कर चुके हैं तो आइए मेरे साथ ध्यान से देखिए। अगर आप पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 को जान चुके हैं तो बारी है पॉइंट नंबर 3 को जानने की। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान से अंडरस्टैंड करना होगा। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली ऑन दोज ऑर्बिट्स whose angular momentum, क्या है एंगुलर मोमेंटम, m इंटू वी इंटू आर। m इंटू वी इंटू आर इज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। जी हाँ, नील बोर मैथमेटिकली काफी स्ट्रॉन्ग थे, ये जानते थे m इंटू वी इंटू आर किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वल होगा n इंटू एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। और इससे इन्होंने बात की किसी भी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, ये पाथ डेफिनेट होंगे। जिन भी पाथ के लिए m इंटू वी इंटू आर NH बाय 2 पाई के इक्वल है, केवल वहीं पर ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, जहां पर n की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी, 1 2 3 4 5 होगी। कैसे होगी, देखिए ऐसे होगी। अगर बात की जाए फर्स्ट ऑर्बिट की, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्बिट की, फर्स्ट ऑर्बिट की बात की जाए तो n क्या होगा, n1 होगा। इसके लिए m इंटू वी इंटू आर किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, एंगुलर मोमेंटम h बाय 2 पाई होगा। देखिए सेकेंड ऑर्बिट की बात की जाए, अगर बात की जाए सेकेंड ऑर्बिट की, इसके लिए n2 होगा, एंगुलर मोमेंटम m इंटू वी इंटू आर क्या होगा, 2 इंटू एच बाय 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हुआ, एंगुलर मोमेंटम h बाय पाई होगा। आइए ऐसे ही थर्ड ऑर्बिट के लिए बात की जाए, थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 3 होगी, m इंटू वी इंटू आर क्या होगा, 3 इंटू एच बाय 2 पाई होगा। इस प्रकार से फोर्थ फिफ्थ और आगे किसी भी ऑर्बिट के लिए m इंटू वी इंटू आर की बात की जा सकती है, किसके लिए, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए और उस ऑर्बिट के लिए। जी हाँ, यार क्या होगा, ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगा, r1 होगा, यार 2 होगा, यार 3 होगा। यानी इससे तो हमें यह भी पता चलता है न्यूक्लियस से किस दूरी पर ऑर्बिट मिलता है, किस दूरी पर हमें सर्कुलर पाथ मिलता है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। मैथमेटिकली ये रिजल्ट कैसे एस्टेब्लिश हुआ, ये देखिए नील बोर का अपना दिमाग था। देखिए MVR इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई का प्रूफ नील बोर नहीं दे पाए थे, उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इतना चेक किया था m इंटू वी इंटू आर किसके इक्वल है, NH बाय 2 पाई के इक्वल है। लेकिन अगर इसके प्रूफ की बात की जाए तो देखिए प्रूफ क्या होगा, ये हमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से मिल पाएगा। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आई होप आप जानते होंगे। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड लैम्डा किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा h बाय mv के। आई होप इसको आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इसके साथ साथ ये भी कैलकुलेशन हो चुकी थी कि फर्स्ट ऑर्बिट है, इसमें एक वेव होगी, सेकंड ऑर्बिट है 2 वेव होंगी, थर्ड ऑर्बिट है 3 वेव होंगी। जैसे ये थर्ड ऑर्बिट है, ये कैलकुलेशन हो चुकी थी। इसमें वेव देखिए कितने हैं, यहां से यहां तक लैम्डा, यहां से यहां तक देखिए ये डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा होगा, यहां से यहां तक लैम्डा होगा। कितनी वेव्स होंगी, 3 वेव्स होंगी, ये आप देख सकते हैं। यहां देखिए यहां से यहां तक अगेन लैम्डा 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 लैम्डा, 1 2 3 4, यहां देखिए 4 वेव्स है। ऐसे ही ये आपके पास फिफ्थ ऑर्बिट है, इसमें देखिए यहां से यहां तक लैम्डा 1 2 3 4 5, कितनी वेव्स है, 5 वेव्स है। यहां देखिए यहां से यहां तक 1
2, 3, 4, 5 एंड ये क्या है 6 है। कितने वेव हैं 6 वेव्स हैं। सरकमफेरेंस 2 पाई आर किसके इक्वल है, देखिए ऑर्बिट नंबर 1 है तो 1 लैम्डा के इक्वल है, ऑर्बिट नंबर 2 है 2 लैम्डा के इक्वल है। ऐसे ही ऑर्बिट नंबर n हुआ तो किसके इक्वल हुआ, n लैम्डा के इक्वल हुआ। क्लियर है बात। ये देखिए ऑर्बिट नंबर 3 है लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा, ये सरकमफेरेंस 2 पाई आर किसके इक्वल हुआ 3 लैम्डा के। ऐसे ही 4 लैम्डा के, 5 लैम्डा के, 6 लैम्डा के। तो हम बोल सकते हैं ज्यादा जनरलाइज्ड फॉर्म में इसकी बात की जा सकती है 2 पाई आर किसके इक्वल होगा, n लैम्डा के इक्वल होगा। और लैम्डा क्या है, h बाय mv है। आइए लैम्डा को यहां पुट करें और एक बेहतरीन रिजल्ट की बात करें, 2 पाई आर इज इक्वल टू n इंटू h बाय mv। तो यहां देखिए कुछ टर्म्स को हमें रीअरेंज करना होगा। 2 पाई को यहां नीचे शिफ्ट करेंगे, mv को यहां ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलता है, m इंटू v इंटू आर इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई, hence proved angular momentum mvr is equal to nh by 2 पाई। इस प्रकार से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से यह प्रूव किया गया। चलिए पॉइंट नंबर 3 के बाद अब बारी है पॉइंट नंबर 4 की। इफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन स्टेशनरी स्टेट देन इट डज नॉट लूज एनर्जी और एमिट एनर्जी। जी हां, जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन ना ही एनर्जी एमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। यह आपको ध्यान रखना है। यह पोस्टुलेट भी रदरफोर्ड मॉडल के किसी भी पोस्टुलेट से मैच नहीं होगा। नील बोर ने इसको एक बेहतरीन अंदाज में यहां पर डिफाइन किया। ऐसी स्टेट को क्या बोलेंगे जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल है, जहां पर ज्यादा रहना पसंद करेगा, दैट स्टेट इज नेम्ड एज ग्राउंड एनर्जी स्टेट। देखिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास ही ज्यादा रहना पसंद करता है। कैसे, ये देखिए ये न्यूक्लियस है, इसके ज्यादा पास, न्यूक्लियस के ज्यादा पास ये कौन सा ऑर्बिट होगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट होगा। यहां पर जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम होगा, आर कम होगा। इससे क्या होगा, आर कम होने से क्या होगा, एफ अट्रैक्शन, एफ अट्रैक्शन और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ ई किसके इक्वल है, के इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर के इक्वल है। आर कम है, ध्यान से देखिए ये एफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी होगी ज्यादा। इस स्टेट को क्या बोलेंगे, दैट स्टेट इज नेम्ड एज ग्राउंड एनर्जी स्टेट। जी हाँ, क्या ये ग्राउंड एनर्जी स्टेट है। ये हुई ग्राउंड एनर्जी स्टेट और इसके बाद जो भी स्टेट होगी उसे बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। जैसे इसके बाद ये स्टेट है ग्राउंड के बाद, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसे बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और इसके बाद कौन सी स्टेट होगी, इसके बाद सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी, सेकंड के बाद थर्ड एक्साइटेड स्टेट होगी। ऐसे ये कहानी आगे चलती जाएगी और एनर्जी स्टेट के बारे में बात की जाएगी। तो देखिए ग्राउंड के बाद, ये ग्राउंड है, ग्राउंड एनर्जी स्टेट है, तो इसके बाद तो एक्साइटेड स्टेट ही होगी। इसके जस्ट बाद फर्स्ट होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। आई होप ये पूरी कहानी आपने अंडरस्टैंड कर ली है। तो पॉइंट नंबर 5 आपके लिए बिल्कुल आसान है। देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या है, ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, देयरफॉर these orbits are named as definite energy levels। हर ऑर्बिट की एनर्जी डेफिनेट होगी। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी E1 है, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी E2 है, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी E3 है, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी E4 है। ऐसे हम इन एनर्जीज को कैलकुलेट भी कर पाएंगे। नील बोर ने कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड किए, उनकी हेल्प से जल्द ही कुछ ही टाइम बाद हम इन एनर्जीज को कैलकुलेट भी कर पाएंगे। इसके साथ साथ नील बोर ने इन ऑर्बिट को इस बेहतरीन अंदाज में इंडिकेट किया, फर्स्ट ऑर्बिट को n इज इक्वल टू 1 से, सेकंड ऑर्बिट को n इज इक्वल टू 2 से, थर्ड को n इज इक्वल टू 3 से, फोर्थ को n इज इक्वल टू 4 से। एंड ऐसे भी इंडिकेट किया, देखिए KL, M
एंड देन फर्स्ट ऑर्बिट को K से, सेकंड को L से, थर्ड को M से एंड फोर्थ को N से एंड सो ऑन। आई होप आप जान चुके हैं पॉइंट नंबर 5 को। तो चलिए लास्ट पॉइंट को हमें जानना है, लास्ट पोस्टुलेट को हमें जानना है। तो देखिए इसको जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट की E1 है, सेकंड ऑर्बिट की E2 है, थर्ड ऑर्बिट की E3 है, फोर्थ ऑर्बिट की E4 है। इसको बाद में हम मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखिए अभी हमें इनको कंपेयर करना है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा, एनर्जी कम होगी, न्यूक्लियस से दूर होगा, अट्रैक्शन कम होगी, तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। इस प्रकार से अगर आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अट्रैक्शन कम होने की वजह से एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर प्रेजेंट है, ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ना ही एनर्जी एमिट करेगा, लेकिन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट। जी हाँ, उस एनर्जी डिफरेंस के इक्वल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट जंप कर सकता है। कैसे, जैसे इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना हो तो जो एनर्जी गैप होगा क्या होगा, E2 माइनस E1, इसके इक्वल एनर्जी का फोटोन खाने के बाद, जी हाँ, यहां जो फोटोन इंसिडेंट होगा ये देखिए, ये इसी एनर्जी गैप का होगा। इसको खाने के बाद ये देखिए 1 से 2 स्टेट तक जा सकता है, यानी E2 माइनस E1, ये एनर्जी गैप किसके इक्वल हुआ, इस फोटोन की एनर्जी h न्यू के इक्वल हुआ। इसी एनर्जी गैप के इक्वल एनर्जी अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को खिलाएंगे तभी ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जा पाएगा। आई होप ये पॉइंट आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना हुआ, यहां से यहां जाना हुआ देखिए, तो उस केस में क्या करना होगा, उस केस में इस एनर्जी गैप के इक्वल एनर्जी का फोटोन इसको खिलाना होगा। इस केस में इस एनर्जी गैप के इक्वल एनर्जी का फोटोन हमने इसको खिलाया, यानी h न्यू डैश एनर्जी का फोटोन हमने खिलाया। पहले h न्यू एनर्जी का फोटोन हमने खिलाया था। अब इस एनर्जी गैप की इक्वल कितनी एनर्जी है, इस एनर्जी गैप की देखिए एनर्जी होगी E3 माइनस E1। E3 ज्यादा एनर्जी है और E1 फर्स्ट ऑर्बिट की ये कम एनर्जी है। एनर्जी गैप क्या होगा, E3 माइनस E1 होगा। और इस एनर्जी गैप के इक्वल कितनी एनर्जी का फोटोन आपने इसको खिलाया है, h न्यू डैश एनर्जी का फोटोन आपने इसको खिलाया है। h न्यू डैश एनर्जी का फोटोन खाने के बाद ये फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट तक जंप कर चुका है। अगर फर्स्ट से फोर्थ तक जंप करना हो तो उस केस में क्या करना होगा, देखिए उस केस में E4 माइनस E1, इतनी एनर्जी डिफरेंस का E4 माइनस E1, इतनी एनर्जी का फोटोन इसको खिलाना होगा, यानी हमें इसको फोटोन खिलाना होगा h न्यू डबल डैश एनर्जी का। और ये h न्यू डबल डैश इस एनर्जी गैप की इक्वल एनर्जी है। अगर ऐसा है तो देखिए इनको ऐसे भी रिलेट किया जा सकता है। ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन कौन सा है, सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन ये है जिससे एनर्जी गैप E4 माइनस E1 ये कवर होना है, यानी ये एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। h न्यू डबल डैश सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, इसके बाद h न्यू डैश और सबसे कम एनर्जी h न्यू होगी। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी गैप ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग h न्यू डबल डैश एनर्जी का फोटोन चाहिए। इसके बाद कम एनर्जी ये है, इसके लिए h न्यू डैश एनर्जी का फोटोन चाहिए। और सबसे कम एनर्जी गैप ये है, इसके लिए और कम एनर्जी का फोटोन चाहिए। यानी जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट तक जंप करता है तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कितनी होगी, उस एनर्जी गैप के इक्वल एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। देखिए इस एनर्जी गैप के इक्वल एनर्जी का फोटोन खाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट N2 में प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा किसी हायर एनर्जी स्टेट N2 में, और ये देखिए क्या है, ग्राउंड स्टेट N इज इक्वल टू 1 है। यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी हायर स्टेट तक और ये हायर स्टेट N2 है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी,
देखिए इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, जो एनर्जी गैप है En2 माइनस E1, यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब की इस एनर्जी गैप के इक्वल, और ये फोटोन किस एनर्जी का होगा, En2 माइनस En1 एनर्जी का होगा, और N1 क्या है, N1 1 के इक्वल है। इस एनर्जी का फोटोन इसने एब्जॉर्ब किया है। क्या इलेक्ट्रॉन यहां पर स्टेबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास ही ज्यादा स्टेबल होगा। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन कब हो सकता है, सबसे पास कब होगा, जब n इज इक्वल टू 1 होगा, यानी ग्राउंड एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन सबसे पास होगा न्यूक्लियस के। तो वापिस से इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 तक आना चाहेगा, न्यूक्लियस के पास होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगी, ज्यादा स्टेबल होगा, वापिस से n इज इक्वल टू 1 तक आना चाहेगा। ऐसा हो सकता है, डायरेक्टली भी आ सकता है, या बीच में कोई और एनर्जी लेवल हुआ वहां तक आए, फिर वहां से ग्राउंड तक आ जाए। काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। मैं मान लेता हूं कि यहां से डायरेक्ट आएगा। अगर डायरेक्ट आएगा तो इसको अपनी एनर्जी डिक्रीज करनी होगी। अगर ये अपनी एनर्जी डिक्रीज करता है तो देखिए इस प्रकार से डिक्रीज करता है, फोटोन एमिट होगा। जिस एनर्जी का फोटोन इसने एब्जॉर्ब किया था उसी एनर्जी का फोटोन रिलीज भी हो जाएगा। इसको अपनी एनर्जी डिक्रीज करनी होगी, यानी En2 माइनस En1 एनर्जी का फोटोन इसने एब्जॉर्ब किया था, तो वापिस जब ये ग्राउंड स्टेट तक आएगा तो इसको En2 माइनस En1 एनर्जी का फोटोन रिलीज करना होगा। इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, इस फिनोमिना को एमिशन बोला जाएगा, एमिशन ऑफ फोटोन। ये एमिशन है। तो देखिए एमिशन के कोरस्पोंडिंग अगर बात की जाए कितनी एनर्जी रिलीज होगी, आइए इसको एक बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड करें। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम, व्हेन इलेक्ट्रॉन returns from higher energy level to lower energy level, higher energy level to lower energy level, then energy is released, then energy is released, energy equal to energy gap, energy equal to energy gap। आप देख चुके हैं एनर्जी इक्वल टू एनर्जी गैप इज रिलीज्ड। देखिए ये आपने अंडरस्टैंड किया है, इसकी एनर्जी En2 है, इसकी एनर्जी En1 है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट तक भेजना है तो इसके लिए एनर्जी गैप के इक्वल एनर्जी का फोटोन हमें इसको खिलाना होगा। तो देखिए ये किस एनर्जी का फोटोन हमें इसको खिलाना होगा, हमें इसको खिलाना होगा En2 माइनस En1, इतनी एनर्जी का फोटोन खिलाना होगा। ये फिनोमिना क्या है, ये फोटोन का एब्जॉर्प्शन हुआ है। अगर हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है तो वापिस आना चाहेगा, वापिस आएगा तो एनर्जी डिक्रीज करनी होगी। इतनी ही एनर्जी का फोटोन यहां से क्या होगा, एमिट होगा। ये क्या है, ये एमिशन है। एमिशन के दौरान कितनी एनर्जी का फोटोन देखिए एमिट होगा, एनर्जी गैप के इक्वल En2 माइनस En1। आई होप आपने इस पूरी कहानी को अंडरस्टैंड कर लिया है। देखिए अभी तक हमने जितना भी थ्योरी पार्ट में कवर किया है, अब वक्त आ गया है इसके एप्लीकेशन पार्ट को अंडरस्टैंड करने का, यानी उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए या कुछ ऐसे जनरल रिजल्ट्स को हमें एस्टेब्लिश करना होगा जो कि डिफरेंट टाइप की सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज के लिए वैलिड होंगे। यानी हमें यहां बात करनी होगी सबसे पहले रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की स्पीड की, वेलोसिटी की, हम बात करेंगे एनर्जी की, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी की, टाइम पीरियड की। तो आइए सबसे पहले बात करें रेडियस ऑफ ऑर्बिट की, ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, और ये हमें बात करनी है एक जनरल फॉर्म में, यानी हमें बात करनी है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की। अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट n में प्रेजेंट हो, एक जनरल रिजल्ट की हमें बात करनी है, तो Rn क्या होगा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट Rn क्या होगा, इसकी हमें बात करनी है। ये देखिए nth ऑर्बिट में
किसी ऑर्बिट n में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ये ऑर्बिट का नंबर n है, तो यहां रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी ये आप जानते हैं। ये देखिए, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा Fe से, इसका क्या मैग्नीट्यूड है ये आप देख चुके हैं, और ये फोर्स mv²r से बैलेंस्ड होगी, इसको बैलेंस करना होगा, और यहां से आसानी के साथ हम R कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, कैसे R कैलकुलेट होगा, ध्यान से देखिए। हमारे पास F इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल है mv²/rn की, और इस Rn को ही हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए Fe क्या है, K(Q1Q2)/r² इज इक्वल टू mv²/rn, यहां भी rn² होगा, nth ऑर्बिट का रेडियस होगा। यहां से देखिए rn से ये पावर 2 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहां से हमें क्या मिलता है, rn मिलता है, rn इज इक्वल टू k इंटू Q1 इंटू Q2/mv²। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, और ये हम नहीं जानते एटम कौन सा है। प्रोटॉन का चार्ज क्या है, प्रोटॉन का चार्ज एक प्रोटॉन है तो प्लस E है, लेकिन प्रोटॉन Z हुए, हम नहीं जानते एटम कौन सा है, एटॉमिक नंबर Z है, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन का चार्ज प्लस ZE होगा, अगर Z प्रोटॉन्स है। क्लियर है बात, एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस E, Z प्रोटॉन्स का चार्ज प्लस ZE, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होगा। क्लियर है बात, तो यहां से देखिए Rn क्या मिलता है, यहां से Rn K इंटू ZE² डिवाइडेड बाय mv², ये मिलता है। अब देखिए हम ये स्पीड नहीं जानते, वेलोसिटी नहीं जानते, तो क्या इसको कहीं से पुट किया जा सकता है, बिल्कुल पुट किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक ये रिजल्ट भी है, mvr इज इक्वल टू nh/2π। अगर हम v नहीं जानते हैं तो हम यहां से v पुट करेंगे। देखिए v क्या मिलती है यहां से हमें, यार rn है, यहां से हमें v मिलती है nh/2π इंटू m, नीचे क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई, m होगा, और साथ में rn भी होगा। इसको पुट करने के बाद देखिए Rn किसके इक्वल है, इसको पुट करने के बाद Rn इक्वल है K इंटू ZE² डिवाइडेड बाय m इंटू यहां पर v⁻² पुट किया तो क्या हुआ, n²h² डिवाइडेड बाय 4π² इंटू m² इंटू Rn⁻²। यहां देखिए m से ये पावर 2 कैंसिल हुई, यहां से क्या मिलता है, Rn इज इक्वल टू 4π² m K Z² पहले से है ही हमारे पास, और यहां क्या मिलेगा, Rn⁻² डिवाइडेड बाय n²h²। यहां देखिए Rn से ये पावर 2 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहां से हमें रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या मिल पाएगा, Rn हमें मिल पाएगा यहां से n⁻² h⁻² डिवाइडेड बाय 4π² mk Z²। ध्यान से देखना, यह लेफ्ट साइड 1 है, इसको n²h² से मल्टीप्लाई करने के बाद ये न्यूमरेटर में होगा, और डिवाइडेड बाय 4π² mk Z² होगा। यानी यहां से क्या मिल पाएगा हमें, यहां से हमें मिल पाएगा Rn। ध्यान से देखिए Rn यहां से क्या मिल पाएगा, Rn हमें यहां से ये मिल पाएगा, ये Rn हमारे पास है, और इस Rn में हमें यहां पर सभी कांस्टेंट की वैल्यूज को पुट करना होगा, और केवल किसको नहीं पुट करना होगा, n² एंड z को नहीं पुट करना होगा। n²/z को हम नहीं पुट करेंगे, बाकी सभी कांस्टेंट की वैल्यूज को पुट करेंगे। ऑर्बिट नंबर कुछ भी हो सकता है, और z एटॉमिक नंबर भी कुछ भी हो सकता है। कैसे, जैसे हाइड्रोजन हुआ तो Z1 होगा, हीलियम प्लस के केस में Z2 होगा,
लिथियम 2+ के केस में Z3 होगा, बेरिलियम 3+ के केस में Z4 होगा। Z पुट नहीं करेंगे, ऑर्बिट नंबर कुछ भी हो सकता है, N को पुट नहीं करेंगे, बाकी सभी को हम यहां पर पुट करेंगे। बाकी सभी को पुट करने के बाद, सभी कांस्टेंट को पुट करने के बाद देखिए ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमें यहां से क्या मिलता है, जिसको याद करना भी आसान होगा, एग्जाम में ये भी आ सकता है और एग्जाम में ऐसे भी Rn पूछा जा सकता है। Rn क्या होगा, 0.529 इंटू n²/z ए नोट। एंगस्ट्रॉम में हमने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की बात की है। इस प्रकार से एक बेहतरीन अंदाज में हमने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट को इंडिकेट कर लिया है। यहां पर n पुट करते जाएंगे, z पुट करते जाएंगे, हमें रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट एंगस्ट्रॉम यूनिट में मिल जाएगा। अगर आप इस ए नोट को मीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए 1 ए नोट 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल है, 1 ए नोट 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो आप आसानी के साथ इस ए नोट को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है और आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है। इसके बाद हमें आगे चलना होगा, एप्लीकेशन पार्ट में आगे बढ़ना होगा। अगर आप इन सभी रिजल्ट्स को याद कर चुके हैं तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें सेकंड एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, यानी हमें बात करनी है Vn की। Vn की हमें बात करनी है। कैसे बात की जा सकती है, Rn हमारे पास है, क्या है, मैं तो इसको याद कर चुका हूं, क्या आपने याद किया है, n² डिवाइडेड बाय 4π² इंटू m इंटू k इंटू z इंटू e⁻²। ये क्या है, ये Rn है। और ये हमारे पास एक और रिजल्ट है, m इंटू Vn इंटू Rn इज इक्वल टू NH/2π। एक रिजल्ट हमारे पास ये भी है। ये बोर मॉडल का एक बेहतरीन पोस्टुलेट है। अब देखिए इसको यूज करते हुए Rn की वैल्यू इसमें पुट करते हुए हम आसानी के साथ Vn कैलकुलेट कर पाएंगे। ध्यान से देखिए क्या पुट किया मैंने यहां पुट किया Rn को, m इंटू Vn इंटू Rn। Rn क्या है, n⁻² इंटू h⁻² डिवाइडेड बाय 4π² इंटू m k z² इज इक्वल टू NH/2π। यहां से देखिए n की पावर 2 से ये n कैंसिल हो जाएगा, h की पावर 2 से ये h कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 2 2 जा 4, जी हाँ यहाँ 2 मिलता है, π⁻1 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आई होप इसको भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। m से m कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार से आपको Vn मिल पाएगा। Vn क्या है, Vn इक्वल है 2π इंटू k इंटू z इंटू e⁻² डिवाइडेड बाय देखिए क्या है, n इंटू h डिवाइडेड बाय n इंटू h। यह आपके पास Vn का फाइनल रिजल्ट है। अब इसमें क्या करना होगा, याद कीजिए Rn के रिजल्ट में आपने क्या किया था, आपने n एंड z पुट नहीं किया था। देखिए यहां भी हम क्या पुट नहीं करेंगे, n पुट नहीं करेंगे। ऑर्बिट नंबर कुछ भी हो सकता है, z कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा उस आयन और एटम के टाइप पर, क्या उसका एटॉमिक नंबर है। तो z उसके अकॉर्डिंग हम बाद में पुट करेंगे। हम यहां पर h पुट करेंगे, हम यहां पर पाई पुट करेंगे, हम यहां पर k पुट करेंगे, हम यहां पर e पुट करेंगे। ये सब कुछ पुट करने के बाद Vn क्या मिलता है, Vn मिलता है 2.18 इंटू 10⁻8 इंटू z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट आपको ध्यान रखनी है, यूनिट क्या होगी इसकी, अगर ऐसे इसको एक्सप्रेस किया जाए इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर 100 से डिवाइड किया जाए Vn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू z/n। अब यूनिट क्या होगी, अब यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से इन रिजल्ट्स को मैंने रिप्रेजेंट किया, याद किया, तो आसानी के साथ क्वेश्चंस में इनको हम यूज भी कर पाएंगे। आपको भी ये रिजल्ट्स याद करने हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड यूनिट के साथ कैसे Vn को इंडिकेट किया जाए।
मीटर पर सेकंड यूनिट के साथ कैसे इंडिकेट किया जाए। और देखिए इसका जनरल रिजल्ट भी आपके सामने है। जनरल रिजल्ट क्या है ये भी याद हो जाए तो अच्छा है, याद ना हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आरएन का रिजल्ट तो आपको याद करना होगा। अगर ये आरएन का रिजल्ट आपको याद है तो इसमें आप एग्जाम में पुट करते हुए चेक कर सकते हैं वीएन का रिजल्ट क्या होगा, वहां आपको मिल जाएगा तो आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। तो चलिए आरएन वीएन के बाद थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी को हमें जानना है। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले मीनिंग को जानेंगे। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी। आइए ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी की कंप्लीट कैलकुलेशन की बात करें। अगर 2 पाई आर डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कवर्ड, देखिए डिस्टेंस कवर्ड अगर 2 पाई आर है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होंगे, एक चक्कर होगा। जी हां, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1 होगा। अगर 2 पाई आर डिस्टेंस कवर हुआ है तो कितना रिवॉल्यूशन होगा, 1 होगा। तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड यूनिट है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1/2 पाई आर। देखिए ऑर्बिट का जो पूरा सरकमफेरेंस है ये क्या है, 2 पाई आर ही तो है। अगर डिस्टेंस कवर्ड 2 पाई आर है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1 है। डिस्टेंस कवर्ड यूनिट है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1/2 पाई आर है। 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड है वह डिस्टेंस कवर्ड स्पीड है। अगर स्पीड v है, इफ स्पीड इज v, then distance covered in unit second, if speed is v, then distance covered in unit second क्या है, v ही तो है। अरे बात आपको अंडरस्टैंड हुई कि नहीं हुई। डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, यही क्या स्पीड है। अगर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर हुआ यही स्पीड है और हमें यूनिट टाइम में ही यहां बात करनी है कितने रिवॉल्यूशन है, तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम के कोरस्पॉन्डिंग यानी स्पीड के कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की बात की जाएगी। यानी 1/2 पाई आर को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 1/2 पाई आर को मल्टीप्लाई करना होगा v से। ये आपको मिलती है ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी f। यहां से देखिए हमें ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी क्या मिलती है, v/2 पाई आर। आइए f इज इक्वल टू v/2 पाई आर को जनरलाइज करें, fn की बात करें, nth ऑर्बिट के लिए बात करें, ये भी vn होगा, 2 पाई आर, r क्या होगा, rn होगा, किसके लिए, फॉर nth ऑर्बिट के लिए। ऐसी होंगी कैलकुलेशन। vn को हमें पुट करना होगा, क्या पुट करना होगा, 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 पाई, 2 इंटू 3.14 इंटू rn क्या है 0.529 इंटू 10⁻⁻10, ये आप जानते हैं rn ये है, इंटू n²/z। ये मीटर में हमने rn को एक्सप्रेस किया और ये मीटर पर सेकंड में हमने एक्सप्रेस किया स्पीड को। इस प्रकार से डिवाइड करने पर देखिए क्या मिलता है, ये डिवाइड करने पर इस प्रकार से हमें क्या मिल पाएगा, ये हमें मिल पाएगा 6.6 इंटू 10⁻15। और यहां से क्या मिल पाएगा, देखिए z/n यहां पर है और n²/z यहां है, यहां से हमें मिल पाएगा 6.6 इंटू 10⁻15 इंटू z/n इंटू z/n²। यानी यहां से fn हमें मिल पाएगी, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी हमें मिल पाएगी 6.6 इंटू 10⁻15 इंटू z²/n³। यूनिट क्या होगी, ये देखिए मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है, मीटर है, तो यहां से हमें यूनिट मिलती है सेकेंड इनवर्स, सेकेंड -1, ये यूनिट होगी ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी की। जल्दी से नोट करें, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, ये ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी fn है, ये आपके सामने है। देखिए ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी के इस रिजल्ट को अगर आप जान चुके हैं, याद कर चुके हैं, तो देखिए नेक्स्ट सेशन में आपको क्या जानना होगा, टाइम पीरियड, एनर्जी कैलकुलेशन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सब कुछ जानना होगा। उसके बाद क्वांटम नंबर्स एंड वेव क्वांटम मैकेनिक्स को जानना होगा। स्क्रोडिंगर इक्वेशन की पूरी माया को जानेंगे,
जो कि काफी अजीबोगरीब है, लेकिन एक बेहतरीन अंदाज में उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद मी। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।